सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई नहीं आती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों अगर आप समझ गए सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुसाई सर में। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्लास 9 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है। मज़ेदार क्यों? क्योंकि आज के जो चैप्टर में है वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करते हैं और फील भी करते हैं। कैसे? अगर ये मार्कर को मैं छोड़ दूँ तो ये मार्कर कहाँ जाएगा? ये मार्कर ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? नहीं, ये मार्कर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ हम फील भी करते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज जस्ट द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन। लाइक बॉयज़ का गर्ल्स के साथ अट्रैक्शन होता है, गर्ल्स का बॉयज़ के साथ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये नेचर्स रूल है। लेकिन ग्रेविटेशन में जो अट्रैक्शन है वो हल्का सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मासेज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बिटवीन द टू मासेज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन between the masses, between the mass of a body। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशन जो फिनोमिना है हमारा वो अट्रैक्शन का है बिटवीन द मास ऑफ अ बॉडी। अब ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर करा है? ठीक है, ये सब आपको पता है। किसने? हमारे न्यूटन बाबा ने। और बहुत सी यानी कि भाई बहुत ही जो कॉमन जो वायरल यानी कि जो कहानी है इसके पीछे कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर में एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कर दी। तो ये स्टोरी बहुत ही वायरल है। ठीक है, लेकिन सच कुछ और है। आप गूगल में सर्च भी करके देख सकते हो, हिस्ट्री बिहाइंड ग्रेविटेशन। क्योंकि देखो इतनी बड़ी हिस्ट्री यानी कि इतनी बड़ी इन्वेंशन आपके एक एप्पल गिरने से नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी लगी हैं, आपके बहुत से लोगों ने वर्क भी करा है। बट जो मेन योगदान है यानी कि अहम इंपॉर्टेंस यानी कि जो आपका योगदान है वो किसने दिया है? हमारे न्यूटन बाबा जी ने। तो न्यूटन बाबा की जय ही बोलना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है। तो न्यूटन ने यानी कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी करी, इन्वेंशन करा, और न्यूटन ने हमें दिया क्या? न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया है हमारे न्यूटन ने। तो इसमें क्या करा गया है? इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, अब वो फोर्स क्या है? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है वो उनके प्रोडक्ट के मास के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो स्टेटमेंट में भी लिख के दिखाऊंगा मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, दो मास। ठीक है, बड़ा छोटा ले सकते हो। तो इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2। अब आपको ध्यान रखना है जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो इनके सेंटर से है। यानी कि हर बॉडी के जो मास हम कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि हर बॉडी को जो कंसिडर कर रहे हैं वो उसके सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको r ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर का डिस्टेंस। क्लियर है? तो यानी कि ये हो गया आपका सिंपल सा। अच्छा, स्टेटमेंट देख लो इसकी। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोल सकते हैं दैट एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट exerts a force on another object। ठीक है, which is, ठीक है, which is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, देयर मास एंड इनवर्सली proportional inversely proportional to the square of the distance between them। ये हो गई सिंपल सी स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो, ये सब नोट करते हुए चलना है बच्चों, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलो इसके। चलो, अब क्या बोला गया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इनवर्सली कोई भी चीज किसी के इनवर्सली होता है तो यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और डायरेक्टली में एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इनको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगी, ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गई फोर्स आपकी, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर लेता हूं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट जिसको हम g लिखते हैं, ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और g हमारा क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका, और इसकी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है जी की, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसकी तो अजीब सी यूनिट है, तो भाई है तो है, मैं क्या करूं उसमें, है ना। लेकिन नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे, g है ना, g को अकेला छोड़ दो, इसको यहाँ भेज दो, इनको नीचे भेज दो। तो g को जब मैं अकेला छोड़ूंगा तो r f के साथ जाएगा, f r स्क्वायर, और दोनों मास नीचे आ जाएंगे, m1 m2। अब मुझे बताओ फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स की होती है न्यूटन। r क्या, रेडियस यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, ये क्या आपका मास है, मास की क्या होती है, केजी, तो 2 kg 1 kg 2 kg kg स्क्वायर, तो पर kg स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है यहाँ से। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते चलना, मजा भी आएगा आपको और समझ भी आएगा बच्चों। तो अब करते हैं बच्चों वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको हमेशा याद रहने वाला है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान से देखते हुए चलो। तो हम लेते हैं, यानी कि अर्थ क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है आपकी। तो हम ले लेते हैं अर्थ, तो ये हो गई आपकी अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं एक, ठीक है, ये इसका नाम रख लेते हैं हम, ये है आपकी सीता, ठीक है। और दूसरा बंदा रख लेते हैं, ठीक है, इसी का दोस्त, और इसका नाम हो गया गीता, ठीक है। अब अर्थ इसमें फोर्स लगा रही है, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस, तो रेडियस दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो ले लेते हैं फोर्स लग रही है सीता पे, ठीक है। तो सीता का कुछ मास होगा, तो ले लेते हैं ms, और इसका मास ले लेते हैं mg, ठीक है। तो सीता पे जो फोर्स लग रही है वो क्या लगेगी आपकी, g, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, और किसका, अर्थ का मास भी लेंगे हम, उसको ले लेते हैं me, रेडियस है जो कि re, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। चलो, तो ये हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
तो मास यानी कि फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो एक मास हो गया अर्थ का, ठीक है, me, और एक मास हो गया सीता का यानी कि mg, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है re का स्क्वायर, इतना क्लियर है। वैसी फोर्स लग रही होगी आपकी गीता पे भी जो कि Fg है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है, मास ऑफ अर्थ और m, अच्छा ये सीता थी, ठीक है, और ये आपकी गीता अपॉन re का स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रही है आपकी दोनों पे, ठीक है। तो अच्छा, तो ये यानी कि इस तरीके से हम किसी भी बॉडी पे फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं आपको बता देता हूं मास ऑफ अर्थ कितना होता है। तो मास ऑफ अर्थ होता है आपका दैट इज 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 × 10⁻6, ठीक है, मीटर, ठीक है। ये आपका मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। तो बच्चों यानी कि अब ये आपका यानी कि इन पे यानी कि जो फोर्स लग रही है वैसे ही हम किसी पे भी फोर्स निकाल सकते हैं। चाहे मेरा वेट ले लो, आपका ले लो, इस अर्थ में किसी का भी ऑब्जेक्ट का वेट ले लो, मास ले लो, एक तरह से, ठीक है, किसी का भी मास ले लो। तो मास ले लेंगे तो हम यानी कि फोर्स निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स लग रही होगी आपकी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है। इस फॉर्मूले से आप किसी का भी मास या किसी की भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। देखो क्या चेंज होगा भाई, जी तो कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, केवल ये सीता का मास, गीता का मास, ठीक है, किसी का भी यानी कि अगर मैं अपना निकाल रहा हूं तो मेरा मास आ जाएगा वहां पे। तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो हम क्या करें, इन कांस्टेंट की जगह हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह यानी कि इनकी जगह एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं स्मॉल g। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जो फोर्स लग रही है यानी कि एक तरह से सीता पे वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी msg, ठीक है, यानी कि ये फोर्स लग रही है। वैसे अगर हम बात करें फोर्स लग रही है गीता पे, वो क्या हो जाएगी आपकी mg, ठीक है, g, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये स्मॉल g ही क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जो हमें जी मिला है उसकी वैल्यू तो निकाल लें, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं जी। तो जी हमारा क्या है, जी है हमारा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब अगर इनकी वैल्यू हम पुट कर लें, ठीक है, तो 6.67 × 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ भी मैंने आपको बताया है ना। तो मास ऑफ अर्थ है आपका 6 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ अर्थ है आपका 6.4 × 10⁻6 इसका स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है आपका, ये आपकी यूनिट जो है ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अच्छा, इसी फॉर्मूले से यानी कि इसी मेथड से आप किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हमें मून की निकालनी है, ठीक है, ये तो होगी आपकी, ठीक है, स्मॉल जी। तो अगर हमें मून की ग्रेविटी निकालनी है gm, ये होगी अर्थ की, ठीक है। अगर हमें मून की निकालनी है तो जी तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ मून की जरूरत पड़ेगी हमें, और क्या रेडियस ऑफ मून की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मून की ग्रेविटी निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो मून की ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून वो अर्थ की ग्रेविटी का क्या है 1/6 है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि ध्यान रखो, जब भी हम यानी कि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो केवल क्या चेंज होता है हमारी यानी कि हमारा
वेट के अकॉर्डिंग हमारा मास चेंज नहीं होता, केवल ग्रेविटी चेंज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अर्थ में अगर हमारे पास 206 हड्डियां हैं तो मून पे जाएंगे तो 206 ही तो रहेंगी, ठीक है, कम थोड़ी हो जाएंगी। तो कम क्या होता है, केवल आपकी ग्रेविटी बदलती है आपकी, ठीक है। आपका जो मास है, मास क्या होता है, द मैटर बॉडी कंटेन, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता। क्लियर है? चलो ये हो गया आपका। अच्छा, हमारा जो है कि चलो ये तो ग्रेविटी के बारे में हो गया आपका, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स आई थी आपकी, ठीक है, जो हमने फोर्स निकाली, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या है, जी एम, ठीक है। तो हम ले सकते हैं एक्स, क्योंकि हम किसी का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? और यही फोर्स भाई, हमारा जो वेट होता है वो क्या है, एक फोर्स ही तो है। हमने अगले क्लास में ही पढ़ चुके हैं हम पहले सब, ठीक है। यानी कि जो वेट होता है वो फोर्स होता है। और वेट का फॉर्मूला क्या है हमारा, वेट होता है आपका दैट इज m इंटू जी, और यही क्या है, फोर्स। तो यहां से हमें वेट का भी फॉर्मूला मिल गया दैट इज mg। क्लियर है? तो ये वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि mg कहां से आया और क्यों आया। नाउ बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन में क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमारा क्या पास क्या है, F इज इक्वल टू एम जी। तो यानी कि वहाँ पे ये क्या था, एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी आपका, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया हो। जब भी हम स्मॉल जी की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना है आपका, यानी कि जो दो बॉडी होंगी उनमें से एक बॉडी आपकी अर्थ होगी, ठीक है। स्मॉल जी के केस में जब भी हम कंसिडर कर रहे होंगे तो एक बॉडी आपकी अर्थ होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है, समझ आई है तो लाइक जरूर करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करें। थैंक यू। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें, ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।